Assalamu alaikum. My name is Anna Mahmood. So now we will start our next topic of the same chapter. Last lecture में हमने पढ़ा था bone molding and remolding, bone atrophy and hypertrophy. So today we are going to study what is osteoporosis, risk factors and types of osteoporosis. To understand the female athlete triad, this is actually triad, TRIAD, as a cause of osteoporosis, and to study the treatment and prevention of method of osteoporosis. Osteopenia versus osteoporosis. Osteopenia basically reduced bone mineral density होती है that is occurred before osteoporosis. यानी अगर osteopenia है तो हमें एक alarming situation है कि हमारी bone mineral density कम हो रही है और हमें osteoporosis हो सकता है. तो अगर कोई osteopenic है तो उसको पहले से ही preventive measures ले लेने चाहिए क्योंकि prevention is better than cure. ठीक है, तो ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस में ये डिफरेंस है. ऑस्टियोपीनिया में बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस में तो बहुत ज़्यादा ही इतनी कम हो जाती है कि इट रिजल्ट्स इन फ्रैक्चर्स. ठीक है, एंड ऑस्टियोपीनिया कैन लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस, राइट. और BMD इज बोन मिनरल डेंसिटी, राइट. ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस में डिफरेंस ये था. और ऑस्टियोपोरोसिस में बेसिकली इतने ज़्यादा बोन्स वीक हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर की चांसेस बढ़ जाते हैं और स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा होता है. Systematic osteoporosis is systematic skeletal disease characterized by low bone strength, leading to increased risk of fracture, as we have discussed earlier. 1 in 2 women and 1 in 5 men above 50 years experience fracture in later life. That is the एक रिसर्च हुई थी जिसके रिजल्ट्स ये थे कि women are more vulnerable to osteoporosis. They are more vulnerable to decrease bone mineral density, decrease bone strength. They are more vulnerable to risk of fracture as compared to men. उसकी बहुत सारी reasons भी हैं, आगे देखते हैं. Found in elderly, most in postmenopausal elderly women. ज़्यादातर जो है osteoporosis postmenopausal होता है. ठीक है, ये एक इफेक्ट भी है, आप कह सकते हैं. ठीक है, मेनोपॉज का causes more than half of the fracture in women and 1/3 in men. ज़्यादातर जो फ्रैक्चर्स होते हैं वुमेन में वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं. यानी कि वुमेन आफ्टर मेनोपॉज उनकी बोन्स मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है. अगर वो गिरें, फॉर एग्जांपल कोई वुमेन जिसकी बोन मिनरल डेंसिटी कम हो गया, उसको पोस्ट मेनोपॉज हो चुका है और वो गिरती है खुदा ना खास्ता, तो शी इज वनरेबल टू फ्रैक्चर. उसके फ्रैक्चर के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड बिगिन एज ऑस्टियोपीनिया. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ऑस्टियोपीनिया इज अ वार्निंग साइन. ऑस्टियोपीनिया मीन्स कि बोन मिनरल डेंसिटी कम हो रही है, सो यू शुड क्योर, you should prevent the osteoporosis. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में ज़्यादा होता है, वाइट एथनिसिटी में ज़्यादा होता है, वाइट लोगों में. ये भी एक रिसर्च हुई है, उससे पता चलता है. इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि क्यों ज़्यादा होता है. स्मॉल स्टैचर एंड फैमिली हिस्ट्री, ये सारी रीजंस हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस के. नॉर्मल बोन्स ऐसी होती हैं, ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स ऐसी हो जाती हैं. ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, वैसे आपको नज़र नहीं आएगा. ठीक है, ठीक है. ये हम पहले बोन वाले लेक्चर में पढ़ा है हमने कि बोन्स जो होती हैं वो पोरस होती हैं, नॉट ओर. वी हैव स्टडीड दैट cortical bones are 5 to 30% porous and trabecular bones are around 90% porous. ठीक है, बट इन ऑस्टियोपोरोसिस आपकी बोन्स की पोरेसिटी और ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है. अब वो जब इतनी ज़्यादा पोरेसिटी
पोरस हो जाएंगे, उनकी पोरोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो जाहिर सी बात है मोर वनरेबल टू फ्रैक्चर। अब इस बोन को टूटना इट्स वेरी इजी, ये तो इसको स्लिप होगी तो भी टूट जाएगी, एक वुमेन स्लिप होगी तो बोन टूट जाएगी। टाइप्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, दो टाइप्स का ऑस्टियोपोरोसिस होता है। एक होता है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस जो कि 40% वुमेन्स में होता है 50 ईयर्स के बाद, 50 साल की उम्र में पहुंचने के बाद। जाहिर सी बात है पोस्ट मेनोपॉजल है तो वो 50 के बाद ही होगा। और जो टाइप 2 है वो एज एसोसिएटेड ऑस्टियोपोरोसिस है, जो अफेक्ट करेगा मोस्ट वुमेन को एंड मेन ओवर 70। एक पोस्ट मेनोपॉजल और दूसरा एज एसोसिएटेड है। After the age of 60, about 90% of all the fractures in both men and women are osteoporosis related. अगर आप सुनते हैं ना, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो वॉशरूम में गिर गए या जरा सा ठोकर लगी या कपड़े चेंज करते हुए उनका पाँव मुड़ गया तो उनकी हड्डी टूट जाती है। That is because their bones are weak and porous, bone mineral density is low. और ज़्यादातर जो कॉमन फ्रैक्चर्स होते हैं वो आपके स्पाइन के होते हैं, हिप के होते हैं और रिस्ट के होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? बैक पेन होगी, हम्प सा बन जाएगा, काइफोटिक पोस्चर हो जाएगा। काइफोटिक पोस्चर होता है जिसमें आपका थोरेसिक का कफ इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आपकी और उसकी वजह से लंबर स्पाइन का कफ इंक्रीज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं लंबर लोरोसिस। ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। काइफोसिस, लंबर लोरोसिस, राइट। स्पाइनल हाइट डिक्रीज कर जाती है, ज़ाहिर बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगी। हमने पढ़ा है कि जब बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती हैं तो वो थिन हो जाती हैं, तो ज़ाहिर जब थिन होंगी तो स्पाइनल हाइट कम हो जाएगी। डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द रिब केज प्रेसिंग ऑन द पेल्विस, और डिस्कम्फर्ट होगा। स्पाइनल ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, आपकी फॉरवर्ड नेक पोस्चर हो सकता है उसकी वजह से, क्योंकि बोन्स बड़ी वीक हो जाते हैं और वनरेबल टू फ्रैक्चर। तो आप और फिर आपको पेन भी होती है, तो फिर आप ऐसा पोस्चर अडॉप्ट करते हैं जिसमें आपको पेन भी ना हो। फीमेल एथलीट ट्राइड, बेसिकली इसको ट्राइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ईटिंग डिसऑर्डर, नंबर 1, नंबर 2 ऑस्टियोपोरोसिस या बोन लॉस, नंबर 3 मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। ये 3 चीज़ें होंगी तो हम इसको बोलते हैं फीमेल एथलीट ट्राइड। इसको हम फीमेल एथलीट ट्राइड इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर एथलीट्स में होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जिम्नास्टिक और इस तरह की इंड्योरेंस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट कर रही होती हैं, उनमें ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये ऑफन दिस कंडीशन गोज अनरिकग्नाइज, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एथलीट्स जो होती हैं वो बॉडी डाइटिंग कर रही होती हैं और उनको पता नहीं होता कि उनकी बोन्स वीक हो रही हैं। तो बिकॉज ऑफ द ट्राइड कैन रिजल्ट इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। अब इस ट्राइड की वजह से अब उनकी ईटिंग डिसऑर्डर है, अपनी तरफ से तो वो डाइटिंग कर रही हैं लेकिन उनकी उससे ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। नंबर 3, उनकी मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो रही है। एमेनोरिया होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें ये होता है कि हर मंथ मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, मिस होती है 2 to 3 मंथ्स बाद, अगर सिवियर हो तो इवन 6 मंथ्स बाद भी होती है। ठीक है, और ये जो है इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि इरिवर्सिबल बोन लॉस हो जाता है और इवन इट कैन लीड्स टू डेथ। अब फीमेल एथलीट ट्राइड में हमने 3 चीज़ें देखी हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, एमेनोरिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। मैंने एक्सप्लेन किया ये क्या होता है। अब हम ऑस्टियोपोरोसिस हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, बोन मिनरल डेंसिटी कम होगी, ठीक है, बोन वीक हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी। एमेनोरिया में हमने पढ़ा कि जो पीरियड्स मिस होंगे
मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगा। ईटिंग डिसऑर्डर में हमने पढ़ी दो चीजें, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। एक्चुअली एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें पेशेंट जो है बहुत ही सिवियर किस्म की डाइट करता है। अब हम पहले जरा एनोरेक्सिया नर्वोसा को देख लेते हैं। पीपल विद एनोरेक्सिया नर्वोसा बेसिकली सिवियरली रिड्यूस करते हैं अपने इनटेक ऑफ फूड को, इतना रिड्यूस कर लेते हैं अपना इनटेक ऑफ फूड डेंजरस लेवल तक, ठीक है, और जिसकी वजह से उनका वेट लॉस हो जाता है। और बुलिमिया नर्वोसा में वो दबा के खाते हैं और फिर वो वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। एमेनोरिया प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है बियॉन्ड डिलेड men are beyond 16 years and secondary men are absence of consecutive 3 to 6 cycles, ठीक है। प्राइमरी एमेनोरिया में अच्छा जी, तो जो प्राइमरी एमेनोरिया है उसमें बेसिकली होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस एट एज ऑफ मतलब 16 इयर्स के बाद भी आपको मेंसेस नहीं आते, ऑल्दो आपकी नॉर्मल बोन ग्रोथ होती है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ठीक होते हैं, लेकिन इसे बोलते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी एमेनोरिया में होते हैं कि 3 to 6 साइकिल्स मिस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है जी हाउ टू रिवर्स फीमेल एथलीट राइट। उसके लिए आपको अपनी हीटिंग हैबिट्स ठीक करनी पड़ेंगी। ये जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, जो आपको बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत ही डेंजरस लेवल तक अपना वेट लॉस नहीं करना, ना ही इतना खाना है कि आपको वॉमिटिंग इंड्यूस करानी पड़े, ठीक है। अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये करना पड़ेगा। दूसरी बात ऑस्टियोपोरोसिस वाली थी, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हेल्दी बोनी एक्टिविटी, हेल्दी मस्कुलर और बोनी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं कि बोन स्ट्रॉन्ग कैसे होती है। अगर हम ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी, अगर हम बैठे रहेंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। एक तो अपनी डाइट को बेहतर करना, ईटिंग डिसऑर्डर्स से ओवरकम करना, बोन्स को पोरेसिटी से बचाना, बोन मिनरल डेंसिटी को इंक्रीज करना, कैसे एक्टिविटीज से, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन ट्रीटमेंट में हम देखेंगे जी क्या चीज़ें करनी चाहिए हमें। लाइफस्टाइल फैक्टर्स अफेक्ट बोन मिनरलाइजेशन, ये हम पिछले 3 लेक्चर से यही पढ़े हैं। एंड मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, कैफीन इनटेक, विटामिन डी की डिफिशिएंसी और कैल्शियम की डिफिशिएंसी। अगर ये सब कुछ हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है और आप फिजिकली एक्टिव भी नहीं हैं और आप कैफ़ीन भी ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैफ़ीन आपकी कॉफ़ी में भी होती है, चाय में भी होती है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या विटामिन डी की डिफिशिएंसी है या कैल्शियम की डिफिशिएंसी है, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि
आपको कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकें। इट इज़ ईजी टू प्रिवेंट, डिफिकल्ट टू ट्रीट। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ट्रीट करना तो मुश्किल है। रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी बोन मिनरल डेंसिटी को ऑप्टिमाइज रखें, वो भी एक्टिविटीज से ही होगा। ठीक है, एक्टिविटीज करें जिसमें ऑस्ट्रोजेनिक इम्पैक्ट फोर्सेस लगें। इंक्रीज करें डाइटरी कैल्शियम इनटेक को, और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर ऑस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया है तो वो उस केस में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, और अपनी डाइट को बेहतर करें। अपनी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक बढ़ाएं, जिसको वो हम कहते हैं कि भी पेशेंट को कि भी दूध पिए या अपनी आप दूध पिए और विटामिन डी के इंजेक्शंस ले लें, इंड्रॉप डी वगैरह, इस तरह करके। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। डिफरेंट है, हर बंदा डिफरेंट उसकी बॉडी के हिसाब से रिकमेंड करते हैं। 5 सेट्स ऑफ 10 जंप्स 3 टाइम्स पर वीक, ये मतलब ये तो एक रिकमेंडेशन है। कोई भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, रस्सा टापना या जंपिंग करना या रेसिंग करना या वॉक करना, कुछ भी, ताकि आपकी बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज ना हो, क्योंकि जितना जितना आप बोन्स को यूज करेंगे उतनी उतनी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। That is all for today. Thank you.